नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, गर्मियों का मौसम है। ऐसे में कुछ लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो अपने बैकयार्ड का भरपूर मजा ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जितना घर का इंटीरियर महत्वपूर्ण है उतना ही एक्सटीरियर और खास तौर पर बैकयार्ड। जी हाँ, आज ये हम विषय अनुसार हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे। उनसे समझेंगे कि वास्तु में बैकयार्ड का क्या महत्व है, क्यों इसको इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। हमारा आज का विषय बैकयार्ड एंड वास्तु, क्या कहेंगे? समर के हिसाब से बहुत सही विषय है। और जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा था कि जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात होती है, आजकल तो लोग इंटीरियर के ऊपर कॉन्शियस हो गए हैं। लॉट सिलेक्शन, घर के अंदर के सारे रख रखाव, बेड पोजीशन, सब चीजों के ऊपर वो अभी महत्व वास्तु के हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। लोगों को उसके इम्पोर्टेंस पता चलते हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं, लोग अपने आप ही वास्तु के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन बैकयार्ड एक ऐसी बात है कि कई बार हमें लगता है कि भैया लॉट का वास्तु, घर का वास्तु, फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड जो कि लॉट का हिस्सा है, तो वो उसका वास्तु कैसे हो सकता है। तो जो विषय आपने चूज किया है, उससे अलग अलग दिशाओं के बने हुए बैकयार्ड के अंदर किस तरह के रखरखाव से वास्तु दोष हो सकता है, और कई बार बैकयार्ड के वास्तु दोष की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। ऐसी तमाम इंपॉर्टेंट बातें कुछ केस स्टडी के साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बैकयार्ड एंड वास्तु जो है, वो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कॉन्शियस आप घर के अंदर के रख रखाव के लिए होते हैं। क्योंकि लॉट का और बैकयार्ड का इस्तेमाल जो होता है, वो आमतौर पे मेजोरिटी जितने भी कोई भी आप यहाँ से देख लीजिए, अलग अलग स्टेट में बने हुए घर होते हैं। जैसे न्यू जर्सी शिकागो की बात करते हैं, तो जब समर का टाइम होता है तो बैकयार्ड का उपयोग बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनको कुछ ही मंथ मिलते हैं। बिल्कुल। फ्लोरिडा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, हम लोग 365 डेज बैकयार्ड बैकयार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बैकयार्ड जो होता है वो घर का बहुत ही अहम हिस्सा है, और उसका रख रखाव वास्तु के हिसाब से होना बहुत जरूरी होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मौसम अनुसार, क्योंकि आप फ्लोरिडा में हैं तो आप तो 12 महीने बैकयार्ड का आनंद लेते हैं, लेकिन हम लोग हालांकि एक ही कोस्ट में होके, ईस्ट कोस्ट में होकर के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो कुछ ही महीने मिलते हैं। अब क्योंकि अधिकांश समय आजकल बैकयार्ड में व्यतीत हो रहा है, तो ये समझ आ रहा है कि भाई बैकयार्ड के कुछ लोग तो ग्रिलिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो कुछ लोग अपना किताब लेकर के रीडिंग करने के लिए बैकयार्ड में बैठ जाते हैं। कुछ लोगों के पूल होते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग फाउंटेन्स को भी लगाते हैं। तो तरह तरह के बैकयार्ड्स होते हैं। तो कुछ हमें उसके जो शेप्स हैं, मैंने देखा कि लोगों के बैकयार्ड के शेप्स भी तरह तरह के हैं। और कुछ के डेक्स बने हुए हैं, कुछ के पैटियोज बने हुए हैं। क्या गाइड करेंगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस के अनुभव के अनुसार मैं आपको कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगी जो यूनाइटेड स्टेट में भी है, और यहाँ तक कि आजकल कई बार इंडिया में भी दिखाई देता है। दो तरह के बैकयार्ड होते हैं। पहले बैकयार्ड के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एक बैकयार्ड ऐसा होता है कि जो आपके घर के पीछे का हिस्सा है, आपका पूरा बैकयार्ड अपना है, आप उसके अंदर जो मर्जी कर सकते हो। और बैकयार्ड के अंदर ज्यादातर जो क्या क्या चीजें रखी जाती है उसके ऊपर भी हम टीचर में बात करेंगे। लेकिन कुछ बैकयार्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर बैकयार्ड आपका है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमन ईजमेंट होते हैं। हम्म। कुछ दिनों पहले लास्ट वीक मैंने बॉस्टन में एक घर को विजिट किया था। उनका घर ऐसा था कि वहां पे बहुत सारे टाउन होम बने हुए थे, और काफी एक्सपेंसिव एरिया में थे। जो बॉस्टन है वो तो एजुकेशन का हब है, कुछ लोकेशन तो बहुत ही एक्सपेंसिव है वहां पे। तो उनका जो टाउन होम इस तरह से बना हुआ था कि उनके घर का जो बैकयार्ड पड़ता था, उस बैकयार्ड के अंदर पूरी कम्युनिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी कि उनका जो ट्रांसफार्मर था जिसको पूरी कम्युनिटी का था, वो इनके बैकयार्ड में होता था। टेक्सास डालास में काफी मैंने ऐसे घर देखे हैं कि जो कॉमन ईजमेंट से सारे सीवर लाइन जाती है। अटलांटा जॉर्जिया में भी आपको काफी लॉट मिलेंगे जो आपके अपने बैकयार्ड में पीछे के हिस्से से बैकयार्ड के अंदर ही जाके कुछ कॉमन ईजमेंट होता है जो कि खुला होता है। जैसे अगर आपका बैकयार्ड जो है वो 8 फीट तक आपका हो या 10 फीट तक आपका हो, और इसमें उसके बाद दूसरे 2-2.5 फीट तक जगह आपको पूरी अपनी दिखती है, लेकिन वो ईजमेंट होता है। और उसके अंदर पूरे डेवलपमेंट की कॉमन यूटिलिटी हो सकती है, जिसमें सीवर लाइन हो सकती है, पानी की लाइन हो सकती है, बारिश के पानी के जाने का ड्रेनेज का अरेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब कभी आप घर खरीदते हो या रेंट करते हो,
सबसे पहले वास्तु की इंफॉर्मेशन को जानना ये जरूरी है कि आपको अपने बैकयार्ड को जाके देखकर ये पता करना है घर लेने से पहले कि आपके बैकयार्ड में कोई भी तरह के कॉमन ईजमेंट, पहले तो कॉमन ईजमेंट है कि नहीं, और अगर कॉमन ईजमेंट है तो उसमें किस तरह की यूटिलिटी वहां पे बनी हुई है। पूरे कम्युनिटी की सेप्टिक टैंक का आना जाना है, इनकमिंग वाटर है, रेन वाटर है, या कई बार ड्रेनेज फील्ड, बहुत सारी चीजें होती है। तो किस तरह का आपका बैकयार्ड है आपको ये पता करना है। अगर वेटलैंड है, ड्रेनेज फील्ड है, कोई भी तरह की कॉमन यूटिलिटी है जिसमें इलेक्ट्रिक, सीवर, कुछ भी हो सकता है, तो ये तमाम चीजें जो बैकयार्ड के साथ आपको कॉमन ईजमेंट मिलता है, उस तरह की प्रॉपर्टी का सिलेक्शन वास्तु के हिसाब से नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लेने से ये बात पहले मालूम हो तो आपको अपने कंसल्टेंट से सबसे पहले ये एडवाइस लेनी चाहिए कि ये कॉमन ईजमेंट में किस तरह की चीजों को बनाया गया है, और उसके बाद आप उसको खरीद सकते हो। क्योंकि अभी हमने वर्जीनिया में एक डॉक्टर क्लाइंट के लिए घर बनाया था। जब उन्होंने घर लिया था तो उसको इस बात का आइडिया नहीं था, ड्राइंग्स में यही पता चल रहा था कि यहाँ तक उनका अपना लॉट खत्म होता है, लेकिन वहां पे बहुत सारा लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी थी, तो उनको लगा था कि इसके बाद का हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन जब लॉट को क्लीन किया गया, लॉट परचेज कर चुके, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कस्टम होम के लिए प्रोजेक्ट ड्राइंग्स बना चुके, सब कुछ रेडी हो गया, और जब कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने की बारी आई, तब जब लॉट को क्लीन किया गया, तब मालूम पड़ा कि उनका लॉट और भी आगे तक जाता है। और वहां पे उस एरिया के अंदर कुछ तरह के वाटर के बने हुए कुछ ऐसे ईजमेंट थे, और उसके पीछे जाके पूरा वॉकिंग ट्रेल वगैरह बना हुआ था, वो भी उनके लॉट से होके जाता था। तो उसके बाद उस शेप ऑफ द लॉट का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सर्वे प्लान, जो घर खरीदने से सर्वे प्लान पहले आपको मिलता है, और अगर आप पुराना घर खरीदते हो तो कई बार सर्वे प्लान अपडेट नहीं होता है, और सर्वे प्लान के अंदर कॉमन ईजमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि रियलिस्टिक प्रैक्टिकली जब आप जिस लॉट पे काम करते हो, वहां पे कई बार आपको कॉमन ईजमेंट आपके लॉट में अपने आप आपको साथ में मिल जाता है। और वास्तु के हिसाब से अगर मान लेते हैं कि आपके घर का बैकयार्ड साउथ पड़ता हो, तो कोई भी तरह की कॉमन ईजमेंट यूटिलिटी आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आपके घर का बैकयार्ड वेस्ट में पड़ता हो, तो उस कंडीशन में आपको सीवर, ड्रेनेज आउटलेट, उस तरह की यूटिलिटी शायद हो सकती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आम तौर पे बैकयार्ड की साथ सजावट कैसी होनी चाहिए, बैकयार्ड के कॉमन ईजमेंट से किस तरह के वास्तु दोष खड़े हो सकते हैं, अलग अलग दिशाओं के बैकयार्ड के अनुसार किन किन चीजों का रख रखाव, यानी कि आपको वहां पे बैकयार्ड को अपडेट करने से पहले किस तरह से बारबेक्यू की रचना, स्विमिंग पूल, वाटर बॉडी, वाटर फाउंटेन, वाटरफॉल, कोई भी तरह के माउंटेन स्लोप, अगर आपके बैकयार्ड का डाउन जाता है तो किस तरह से बैकयार्ड को वास्तु के नियम के अनुसार डिजाइन कर सकते हो, यही तमाम अलग अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको पोजीशन के हिसाब से देने की कोशिश करूंगी। जी। पल्लवी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार इन तमाम चीज़ों को जिस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि क्या क्या दर्शक अगले सेगमेंट में उसकी अपेक्षा रख सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। तो बैकयार्ड के अलग अलग पहलुओं का आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले, और आपने कहा कि हो सकता है कि अलग अलग लेवल पर हो सकता है कि उसमें स्विमिंग पूल की रचना किस तरह से है, वाटरफॉल की, कुछ लोग तो फायर पिट भी रखते हैं, बारबेक्यू, इसको एक एक करके थोड़ा ब्रेक डाउन करके हमें थोड़ा गाइड कीजिए। जैसे पहले अलग अलग तरह के स्लोप लेवल वाले बैकयार्ड के बारे में बात करते हैं। कुछ टाइम पहले मैं कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस गई थी। वहां पे मेरे जो क्लाइंट थे वो रिसर्च में थे, कैंसर रिसर्च, अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाते हैं। वो रिसर्च के पर्सन थे, उनके हस्बैंड, और उनको किसी भी वजह से कुछ खास तरह के जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी, बट वो लीगल इशू में किसी की वजह से वो प्रॉब्लम में आ चुके थे, और कंसल्टेशन के पर्पस वो था, वजह वो थी। तो हमें मालूम है कि लॉस एंजलिस में काफी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कुछ एरिया में ऐसा है जिसमें स्टेप लेवल पे बैकयार्ड होता है। तो उनका घर जो था वो नॉर्थ फेसिंग था, और उनका जो बैकयार्ड था, पहले तो वो शेरमुखी लॉट था, तो बैकयार्ड जो था वो उनका साउथ में पड़ता था, और वो स्लोप पूरा डाउन जाता था। उनको लैंडस्केपिंग का बहुत बड़ा शौक था, उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स ना अलग अलग तरह के ट्रीज डाल रखे थे। तो उन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा खर्च करके अपने बैकयार्ड को पूरा फिनिश किया। क्योंकि जब स्लोप लेवल डाउन जाता है, माउंटेन से आप नीचे हिल की ओर जाते हो, तो उस वक्त उसको फिक्स कराना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने सारे स्टेप्स बना के, कुछ लैंडस्केपिंग को अलग अलग तरह से बना के, काफी सारे ट्रीज, पीछे सिर्फ लैंडस्केपिंग किया गया था और कुछ नहीं था, लेकिन कोई फेंस का स्ट्रक्चर नहीं था। घर के आगे के हिस्से से एक स्टेबल यानी कि ग्राउंड लेवल बैलेंस वाली जगह थी जिसमें उन्होंने अपना
बारबेक्यू रखा हुआ था, स्विंग्स रखे हुए थे, पार्टी पर्सन थे तो कुछ पार्टी के लिए वहां पे छोटा सा बार और पूल एरिया बनाया था। और उसके बाद का जो स्लोप लेवल डाउन जाता था वहां पे पूरा भरपूर लैंडस्केपिंग किया था, जिसमें हर तरह के, शायद मुझे लगता था फ्रूट्स उनको मिल जाते थे, क्योंकि उनको बड़ा शौक था वाइफ को लैंडस्केपिंग का। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब वास्तु किया गया, तब सबसे बड़ा वास्तु दोष जो लिटिगेशन और लीगल इश्यू के लिए पता चला वो ये था कि जो उनका बैकयार्ड का स्लोप डाउन जाता था, वास्तु के हिसाब से साउथ जो होता है वो हमेशा उठा हुआ होना चाहिए और नॉर्थ झुका हुआ होना चाहिए। वेस्ट हमेशा उठा हुआ होना चाहिए यानी कि हाइट पे होना चाहिए, और ईस्ट उसका स्लोप डाउन यानी कि झुका हुआ हो सकता है। या तो सारी चीज इक्वल होनी चाहिए। लेकिन कभी भी अगर आपके घर का बैकयार्ड साउथ यानी दक्षिण दिशा का हो, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का हो, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य की दिशा का हो, और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा का हो, और वहां पे किसी भी वजह से उसका स्लोप डाउन जाता हो, तो वो बैकयार्ड एक या दूसरे तरीके से अलग अलग दिशाओं के हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। साउथ वेस्ट का झुका हुआ बैकयार्ड आपको रिलेशनशिप डिस्प्यूट में डाल सकता है। साउथ यानी दक्षिण दिशा का झुका हुआ बैकयार्ड आपको उस प्रॉपर्टी में एंटर करने के 3, 5 या 7 साल के बाद लीगल चीजों में डाल सकता है। और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का झुका हुआ बैकयार्ड आपको अपने बिजनेस में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं लाने देता, बिजनेस में उतार चढ़ाव बने रहते हैं और उसकी वजह से आपको परेशानी होती है। जब कभी स्लोप लेवल डाउन जाता है तो आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से उस बैकयार्ड का उपयोग अगर हो सके तो अवॉइड कर सकते हो, और फेंस बना के आप उसका उपयोग बंद कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिसमें उस बैकयार्ड का उपयोग करना पड़े, तो फिर जाके रेमेडी की जाती है। तो सबसे पहले हमने बात जो स्लोप जिसमें झुकता है उस तरह के बैकयार्ड के बारे में की। अब आगे चल के मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बैकयार्ड में, जैसे मैंने पहले कहा कि कॉमन यूटिलिटी होती है, किसी भी तरह की कॉमन यूटिलिटी के लिए अगेन आप फेंस की रेमेडी का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपका डेवलपमेंट और आपका एचओए आपको फेंस नहीं बनाने देता है, तो उस कंडीशन में अलग अलग तरह से कई बार उपाय किए जाते हैं। लेकिन जितने भी आज के प्रोग्राम में हम बैकयार्ड के बारे में बात करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि बैकयार्ड और वास्तुदोष के बारे में आपको अवेयर किया जाए, लेकिन हर तरह के बैकयार्ड को बिना बदले, बिना किसी तोड़फोड़, आप बहुत आसानी से एक्सपर्ट की हेल्प लेकर या खुद प्रॉपर समझदारी के साथ उसको फिक्स कर सकते हो। ये जितना गहरा वास्तुदोष है उतनी आसानी से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। जी पल्लवी जी, बहुत अच्छी केस स्टडी आपने दी और लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। अब कैलिफोर्निया तो ऐसी है जगह जहां पर, क्योंकि हिली एरिया है, तो जाहिर है कि बहुत सी बैकयार्ड ऐसे ही हैं, स्टेप्स पड़ते ही हैं उनमें। और इस तरह की परिस्थितियां टेक्सास में भी कॉमन देखी जाती हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहां देखा जाता है। अब इसमें एक बात और जो ध्यान में आती है वो ये कि बैकयार्ड की शेप के साथ साथ साइज पर भी हो सकता है कि फर्क हो सकता है कि बैकयार्ड अगर छोटा है तो वास्तु के क्या अलग मायने हैं, और यदि बैकयार्ड बहुत बड़ा है तो क्या वहां पर, जहां पे बैकयार्ड में ट्रीज भी होते हैं, क्या वहां फर्क आ जाता है क्या? अच्छा सवाल पूछा है आपने। बैकयार्ड के स्लोप, शेप और डायमेंशन, हर बैकयार्ड की रेमेडी उसी के हिसाब से की जाती है, कोई कॉमन रेमेडी नहीं होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फैंस की रेमेडी की, तो फैंस की रेमेडी सिर्फ उसी घर के ऑनर या बैकयार्ड के लोगों को इस्तेमाल हो सकती है या उसको उपयोग में कर सकते हैं जिसके बैकयार्ड की हाइट काफी बड़ी हो। अगर आपके पास खुद के बैकयार्ड में स्पेस नहीं हो तो आप फेंस बना के उसको और कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो जहाँ पे आपके घर का पीछे का हिस्सा खत्म होता हो और फेंस उसके बाजू में तुरंत आ जाएगी, तो वो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन बन जाती है। तो जो फेंस की रेमेडी कोई भी क्लाइंट तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उनका बैकयार्ड काफी बड़ा हो। जी। अभी मैं आपको एक न्यू जर्सी के बारे में बताऊंगी। इंडिया की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बॉम्बे की, काफी जाने माने लोग हैं, उनका बेटा न्यू जर्सी में मूव हुआ है। तो उनको वहां पे अपने बैकयार्ड में खुद का स्टोन का बिजनेस है। उनके पूरे घर में मार्बल लगी हुई थी, बैकयार्ड में इधर उधर जहां देखो उधर बहुत सारे स्टोन्स अलग अलग तरह के लगा रखे थे। सिर्फ इतना ही नहीं था, डेकोरेशन पूरा भर भर के स्टोन का किया गया था। अब जब उसका घर विजिट किया गया, तब मैंने देखा कि उसका जो पूरा बैकयार्ड है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था। उनको किसी ने ये कहा कि बैकयार्ड अगर नॉर्थ ईस्ट का है, तो इंडिया से थे, उनके माता पिता वहां पे रहते थे, कंस्ट्रक्शन में थे, तो उनको लगा कि बैकयार्ड है तो स्विमिंग पूल होना तो काफी अच्छा होगा। लेकिन स्विमिंग पूल के साथ साथ उन्होंने इतने स्टोन्स के आजू बाजू में स्टेच्यूज वगैरह अप्लाई किए थे। यहाँ पे ये बात आपको समझने लायक है कि कई बार हम एक छोटी सी टिप्स को अप्लाई करते हैं ये बिना सोचे समझे कि वो टिप्स हमारे घर के लिए सूटेबल है कि नहीं।
वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि आप अपने बैकयार्ड के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर पूल को बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में आप नहीं बना सकते हो। तो जो नहीं बना सकते हो वो कंडीशन ये है कि अगर आपके घर का बैकयार्ड इतना छोटा है, नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ है, और आपके बैकयार्ड में आपने वाटर एलिमेंट यानी स्विमिंग पूल को रखा हुआ है, और बराबर आपके बैकयार्ड के पीछे वाले एरिया में, जो कि आपके घर का हिस्सा नहीं है लेकिन एक्सटर्नल लैंड का हिस्सा है, वहां पे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पोल यानी कि ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता, जो कि बैकयार्ड इनका ईशान कॉर्नर का था। उसके इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के नेगेटिव इफेक्ट जो होते थे वो इस प्रॉपर्टी के ऑनर को होने शुरू हो गए। उसके बाजू में उन्होंने वाटर एलिमेंट बताया, तो वाटर एंड फायर दोनों क्लैशिंग पोजिशन में आ गए। तो वो स्विमिंग पूल बनने के बाद उसके नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गए। तीसरा, इन्होंने इतने सारे स्टोन वहां पे रखे थे, तो ईशान कॉर्नर यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा का बैकयार्ड, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का बैकयार्ड, ईस्ट यानी पूर्व दिशा के बैकयार्ड में बहुत ज्यादा रॉक गार्डन या स्टोन्स को अप्लाई करना डेकोरेशन वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। उन्होंने वहां पे इतने सारे ब्यूटीफुल स्टोन के सारे स्टैचू स्विमिंग पूल के आसपास के एरिया में, जहाँ पे बैठने के लिए छोटा सा बारबेक्यू एरिया था और कबाना जैसा बना हुआ था, वहां पे सब जगह पे उन्होंने डाल रखे थे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था, उसके अंदर इतने सारे स्टोन्स रेमेडी की वजह से वहां पे हैवी वेट और सारी चीजें आ गई। तो वास्तु के हिसाब से स्ट्रेस लेवल ईशान कॉर्नर जो होता है वो वास्तु पुरुष के सर की पोजीशन का हिस्सा माना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे स्टोन उनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे थे। वाटर एंड फायर इकट्ठे होने के बाद जैसे ही उन्होंने ये किया, बेटा यहाँ पे जितना काम करता था उसको लगातार फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो गए और उसको सीवियर हेल्थ इश्यू हो गए। जैसे ही ये घर में मूव हुए 1.5 ईयर के अंदर सारे प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। उनके पिताजी को इंडिया से किसी ने बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को अभी का भी इसका वास्तु करना है। बच्चे यंग थे, तो उनके फादर का इंडिया से मुझे फोन आया, मैनेजर से, उनके लिए वास्तु करने के लिए उनके घर को गई। तो मैंने देखा कि घर का जो फ्रंट पोजीशन में जितनी भी रख रखाव थी, सारे क्रीपर्स बने हुए थे, अलग अलग तरह के रोज प्लांट डाले हुए थे। तो अगर आपके घर का बैकयार्ड नॉर्थ ईस्ट पड़ता हो तो आपका फ्रंट यार्ड साउथ वेस्ट हो जाएगा। और वास्तु कंसल्टेंट हमेशा फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड को एक साथ बैलेंस करता है। आज के प्रोग्राम में हम बैकयार्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड के साथ किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगी। तो साउथ वेस्ट में क्रीपर्स थे, कांटे वाली चीज थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितना भी उन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, सारी चीजें लगाई हुई थी वो गलत थी। इसकी वजह से इस प्रॉपर्टी में इनके हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल लॉस, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया। उनका जो डॉटर इन थे उनको मिसकैरेज हो गया, और इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठे होने की वजह से उनको उस घर के ऊपर से एक जो कहते हैं ना कि उनको एक डर बैठ गया कि कोई यहाँ पे कोई गड़बड़ है, और इसीलिए मेरे को वहां पे बुलाया गया। सबसे पहले हमने उस बैकयार्ड के अंदर से स्विमिंग पूल का पानी निकाल दिया। कई बार अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट का पूल हो तो आजकल बहुत सारी सिंपल रेमेडी होती है कि आप पूल के अंदर एक लाइनर डाल सकते हो और आप उसको खाली कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले पूल में से वाटर एलिमेंट निकाल दिया ताकि वाटर एंड फायर एलिमेंट क्लैश होने बंद हो गए। जितनी भी स्टोन्स रेमेडी थी सारी वहां से निकाल दी गई और सारी की सारी फ्रंट यार्ड के अंदर लेकर आए। फ्रंट यार्ड के अंदर जितना लैंडस्केपिंग किया गया था वो पूरा लैंडस्केपिंग बदल दिया, और वहां पे टॉल एंड हैवी ट्रीज जो कि न्यू जर्सी के वेदर के लिए सूट करते हैं और जो एवरग्रीन रह सकते हैं, वो वहां के लैंडस्केपर की हेल्प लेके वहां पे पूरा लैंडस्केपिंग फ्रंट यार्ड का किया गया। बैकयार्ड के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के वास्तु दोष को फ्रंट यार्ड की हेल्प लेकर सिंपल वैसे फिक्स किया गया, और आज वो इतने खुश है कि उसके बाद हम उनकी कमर्शियल और काफी सारी प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैकयार्ड के वास्तु दोष को फिक्स करने के लिए फ्रंट यार्ड को इग्नोर करके नहीं कर सकते, उसकी हेल्प लेके भी आप बैकयार्ड को फिक्स कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का बैकयार्ड, ईस्ट यानी पूर्व दिशा का बैकयार्ड, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के बैकयार्ड में वास्तु नियम के अनुसार जितना हो सके उतना बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट की चीजों का डेकोरेशन करना चाहिए। और वाटर एलिमेंट ये तीनों दिशाओं में आप तभी कर सकते हो जब आपकी बैकयार्ड की एक्सटर्नल लैंड में कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल, कोई भी तरह का हैवी ट्रांसफार्मर या कोई भी तरह की हाई टेंशन की व्यवस्था ना हो। अगर हाई टेंशन वाला बैकयार्ड है और वो बैकयार्ड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ को फेस करता है, तो वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन वास्तु के नियम के अनुसार कभी भी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। और फिर बैकयार्ड में जैसा कि हमने कहा कि स्विमिंग पूल के अतिरिक्त कई और चीज़ें ऐसी जो घर घर में देखी जाती हैं अक्सर, वाटरफॉल होता है, कुछ लोग फाउंटेन लगाते हैं, फायर पिट होता है, बारबेक्यू ग्रिल होती है, स्विंग्स रखते हैं लोग।
इन तमाम चीजों का रख रखाव किस तरह से होना चाहिए, इन पर बातचीत होगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी से बात कर रहे हैं बैकयार्ड एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को आइए आगे बढ़ाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम बैकयार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके बैकयार्ड में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, और अगर आपका बैकयार्ड साउथ वेस्ट और वेस्ट के वास्तु दोष से भरा हुआ हो, तो आपको घर का जो बैकयार्ड का 260 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, वहां पे रॉक गार्डन बनाने से बहुत फायदा पड़ेगा। और ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने काफी ऐसे बिजनेस के लोग जिनका बैकयार्ड साउथ वेस्ट और वेस्ट को फेस करता था, और उनको बिजनेस में किसी भी वजह से फाइनेंशियली, एम्प्लॉय वाइज कोई भी तरह की उनको स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ये तमाम चीजें मैंने उसके घर के बैकयार्ड से 260 डिग्री के साउथ वेस्ट को इम्प्रूव करके उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार घर का वास्तु 70% इफेक्ट करता है और 30% कमर्शियल प्रीमाइसिस का करता है। और ये दोनों रेमेडी एक साथ, साउथ वेस्ट 260 डिग्री को टॉल एंड हैवी चीजों को रखने की रेमेडी आप घर और बिजनेस दोनों में साथ में करोगे, तो अगर किसी भी वजह से जॉब में, बिजनेस में स्टेबिलिटी इशू है, तो आप अपने बैकयार्ड की रेमेडी करके उसकी हेल्प से फिक्स कर सकते हो। पिछले दिनों पल्लवी जी, बहुत से दर्शकों ने हमारा विंड चाइम्स का एपिसोड देखा और उनको बहुत पसंद आया, और वहां से ही ये सुझाव बैकयार्ड का था कि भी थोड़ा बैकयार्ड के और रखरखाव के बारे में हमें बताइए। अब जैसा कि मैं कहता चला आ रहा हूँ कि बैकयार्ड में लोग तरह तरह की चीज़ों का शौक रखते हैं उनको बनाने का। इसमें बारबेक्यू ग्रिल बहुत कॉमन है, और वाटरफॉल, फाउंटेन, स्विंग रखते हैं, फायर पिट रखते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा गाइड कीजिए। बैकयार्ड में काफी सारी चीजें की जाती है, और अलग अलग स्टेट और सिटी के हिसाब से, कई बार लोगों के अपने स्टेट के हिसाब से बैकयार्ड के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग तरह के डेकोरेशन के किया जाता है। अगर हम फ्लोरिडा या ईस्ट कोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बैकयार्ड में अगर पूल की रचना या वाटर एलिमेंट होता है, तो ग्राउंड लेवल पे बनाया जाता है। अंडरग्राउंड जमीन में खुदाई करके वहां पे पूल को डाला जाता है। लेकिन यही चीज जब वेस्ट कोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे कई बार पूल जो होता है वो अबाउ द ग्राउंड बनाना चाहता है, जिसके लिए कुछ ऐसे एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जाता है, काउंटर जैसा बनाया जाता है, और पूल जो होता है उसको वहां पे 2-3 स्टेप देकर अबाउ द ग्राउंड बनाया जाता है। यहाँ पे मैं स्टेट वाइज और पूल की डेफिनेशन के बारे में वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते बता दूं कि अगर आपके घर का बैकयार्ड साउथ यानी दक्षिण दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा, एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, और साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा का बना हुआ हो, तो उस कंडीशन में अगर आप पूल बनाना चाहते हो, तो आप अबाउ द ग्राउंड बना सकते हो। जिससे आपके पास लॉट का बैकयार्ड काफी बड़ा हो, तो उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके बना सकते हो। लेकिन उसके अलावा जितनी भी दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये तमाम दिशाओं के अंदर अगर आप कैलिफोर्निया यानी कि वेस्ट कोस्ट में रहते हो, तो वहां पे आप अबाउ द ग्राउंड पूल बनाते हो, तो वो वाटर एलिमेंट आपको फायदा नहीं, नुकसान की वजह बन सकता है। और उससे वाइस वर्सा रिवर्स करके अगर यही बात अगर आप ईस्ट कोस्ट में करते हो, और ये तमाम दिशाओं के अंदर अगर आप अंडरग्राउंड पूल बनाते हो, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये तमाम दिशाओं में अगर आप अंडरग्राउंड पूल की व्यवस्था ईस्ट कोस्ट में करते हो, तो आपके लिए वास्तु दोष की निशानी बन जाते हैं। उसके साथ साथ बैकयार्ड में काफी सारे लोग जो होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बैकयार्ड में बारबेक्यू हो, कबाना यानी कि गजीबो हो। कई बार बैकयार्ड के अंदर एक एंटरटेनमेंट रूम बना जाता है, आजकल तो इन लॉ स्वीट भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको बता देना चाहूंगी कि जब भी अगर आपके घर का बैकयार्ड काफी बड़ा हो, और आप कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कोई भी चीज वहां पे बनाना चाहते हो, गेम रूम बनाना चाहते हो, बार बनाना चाहते हो, गजीबो बनाना चाहते हो, कबाना या परगोला बनाना चाहते हो, या रेडीमेड लाके रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे दिशाओं का ध्यान रखना है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के बने हुए बैकयार्ड के अंदर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जितनी बातें अभी मैंने बताई उसमें से कोई भी चीज करना चाहते हो, तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना नहीं करना चाहिए। उस बैकयार्ड के अंदर कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, अगर गलत दिशा में इसमें से कोई भी चीज जो कि हाइट वाली स्ट्रक्चर कोई भी जगह पे बन गया, गजीबो, कबाना, लॉ स्वीट्स, कोई भी तरह के बार, गेम रूम, कुछ भी बन गया, तो कई बार घर के ऑनर को उस प्रॉपर्टी के अंदर
इतने नुकसान हो जाते हैं कि जो आपने अपने शौक के लिए चीजें बनाई वो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान यानी कि वास्तु दोष की निशानी बन जाती है। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में बैकयार्ड को डिजाइन करने से पहले आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बैकयार्ड कौन सी दिशा का है। फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड सर्वे प्लान के हिसाब से एक ही मेजरमेंट के बने हुए हैं, या बैकयार्ड थोड़ा बड़ा फ्रंट यार्ड छोटा है, या दोनों के इक्वल साइज है तो आप एक जैसा डिजाइन बना सकते हो। और फ्रंट यार्ड बैक यार्ड दोनों को एक साथ अगर आप अपडेट करते हो और वास्तु के नियम के अनुसार करते हो, तो आपके घर के अंदर के जितने भी वास्तु के लाभ आपको मिलते हैं सही दिशा की पोजीशन से, फ्रंट यार्ड बैक यार्ड का वास्तु एक साथ आपको उतने ही लाभ देता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है wastulivingwithpallavi.com। और यदि आप हमारे माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।